तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वाइकिंग वल्लाह नाम की इस सीरीज के नए सेक्शन के बारे में। दोस्तों ये सीरीज हमें एक तरह से देखने को मिली थी 2019 में, और इसके अंदर अभी कई एपिसोड हमें देखने को मिल चुके हैं। दूसरा सीजन और तीसरे सीजन के लिए एक साथ इसे रिन्यू कर दिया गया था और 12 जनवरी 2023 को इसे एक तरह से दूसरे सीजन को रिलीज़ किया गया था। और अपकमिंग अंतिम जो इसका पार्ट बोला जा रहा है वो हमें देखने को मिलने वाला है। अब उसकी रिलीजिंग डेट, फैक्ट, डिटेल अपडेट, पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। साथ ही साथ इसके जितने भी अभी तक एपिसोड आ चुके हैं, सेक्शन आ चुके हैं, उनके बारे में भी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलने वाली है। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाकर इसे ऑल पर सेट कर दीजिएगा, ताकि हमारी जितनी भी अपकमिंग वीडियोज है वो आप तक पहुंचते रहे और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि एक तरह से हमें एक तरह से मोटिवेशन मिलता रहे और एक तरह से ये कंटेंट हम आपके लिए कंटिन्यू बनाते रहें। तो इसके बारे में अब हम जानना चालू करते हैं। वाइकिंग्स वल्लाह या बस वल्लाह नेटफ्लिक्स के लिए जेब स्टुअर्ट द्वारा बनाई गई एक ऐतिहासिक ड्रामा टेलीविजन सीरीज जो वाइकिंग्स की अगली कड़ी के रूप में काम करती है। 8 एपिसोड का पहला सीजन 25 फरवरी 2022 को प्रीमियर हुआ। नवंबर 2019 में घोषित 24 एपिसोड के आदेश के साथ श्रृंखला को आधिकारिक तौर पर मार्च 2022 में दूसरे और तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया था। दूसरे सीजन का प्रीमियर 12 जनवरी 2023 को हुआ। तीसरा और अंतिम सीजन 11 जुलाई 2024 को प्रीमियर के लिए तैयार है। आधार: वाइकिंग्स की घटनाओं के 100 साल से भी ज्यादा बाद की कहानी। इंग्लैंड में वाइकिंग्स, नॉर्स या डेन्स के वंशजों और मूल अंग्रेजी लोगों के बीच तनाव खूनी संघर्ष के बिंदु पर पहुंच जाता है। नॉर्स लोग परस्पर विरोधी ईसाई और बुतपरस्त मान्यताओं को लेकर आपस में भी भिड़ जाते हैं। श्रृंखला की शुरुआत 1002 में सेंट ब्राइस डे नरसंहार को दर्शाती है और इसका समापन 1066 में स्टैमफोर्ड ब्रिज की लड़ाई द्वारा चिह्नित वाइकिंग युग के अंत के साथ होता है। ये कलाकार और पात्र। मुख्य लेख: वाइकिंग्स की सूची और वाइकिंग्स वल्लाह पात्र। मुख्य: सैम कॉर्लेट, लीफ एरिक्सन, फ्रिदा गुस्तावसन, फ्रेडिस एरिक्सडॉटर, लियो सुटर हेराल्ड सिगर्डसन के रूप में, ब्रैडली फ्रीगार्ड किंग कैनुट के रूप में, जोहानिस हाउकुर जोहानिसन, जारल ओलाफ हेराल्डसन, सीजन 1 से 2, कैरोलीन हेंडरसन, जारल एस्ट्रिड हाकोन, सीजन 1, लॉरा बर्लिन रानी एम्मा के रूप में, डेविड ओक्स, अर्ल गॉडविन। आवर्ती: लुज्जा रिक्टर, लिव, सीजन 1, अतिथि सीजन 2, अल्फ्रुन लॉफेयार्डोतिर, यर्सा, सीजन 1, एडवर्ड फ्रैंकलिन, स्कारदे, सीजन 1, गैवन ओकॉनर्डफी नजल के रूप में, सीजन 1, एगनार के रूप में क्रिस्टोफर रायग, केनेथ एम क्रिस्टेंसन, जारल नोरी के रूप में, सीजन 1, पारू ओजा, अर्ने गोर्मसन, सीजन ई, जेम्स बेलेंजर हॉलबजर्न के रूप में, सीजन 1 से 2, लुई डेविडसन, राजकुमार बटा राजा एडमंड द्वितीय, सीजन 1, गेविन ड्रेया, एड्रिक स्ट्रेओना, सीजन 1, एलन डिवाइन, केंट के अर्ल साइनेहर्ट के रूप में, सीजन 1, मार्क ह्यूबरमैन, अर्ल वुल्फेयर ऑफ ससेक्स के रूप में, गेविन ओकॉनर, ईस्ट एंग्लिया के अर्ल ओस्विक के रूप में, सीजन 1, मार्टिन फिलिप्स, नॉर्थम्ब्रिया के अर्ल लियोफ्रिक के रूप में, सीजन 1, असबजर्न क्रोग निसेन, जारल कारे के रूप में, सीजन 1, पोलियाना मैकिंटोश, रानी एल्फगिफू के रूप में, हेनेसी श्मिट, गीथा, सीजन 2, अतिथि सीजन 1, चार्ली ओकॉनर, स्वेन नट्सन के रूप में, सीजन 2, अतिथि सीजन 1, स्टेनिस्लाव कैलास, जोरुंद्र टोरविल्सन के रूप में, सीजन 2, मारिया गुइवर एल्फविन के रूप में, सीजन 2, एमिली मैकेंटायर, ह्रेफना, सीजन 2, एओइबिन मैककिनिटी, वल्गरडा,
सीजन 2। ब्रैडली जेम्स लॉर्ड हरेकर के रूप में, सीजन 2। यंगविल्ड स्टोएन ग्रोटमोल लेडी गुडरिड के रूप में, सीजन 2। पैट्रिक लोफ्टस कोलर के रूप में, सीजन 2। हयात कामिल, मरियम, सीजन 2। टेलर जेम्स बटू के रूप में, सीजन 2। कायोडे अकिनेमी कायसन के रूप में, सीजन 2। सोफिया लेबेडेवा, एलिना, सीजन 2। टोल्गा सेफर कुरिया के रूप में, सीजन 2। ब्रिगटॉक के रूप में आइल्बे काउली, सीजन 2। सियोभान कैलाघन, कैडलिन, सीजन 2। एलेनोर मैकलिन डोर्न के रूप में, सीजन 2। फ्लोरियन मुंटेनू जनरल जॉर्ज मैनियाकेस के रूप में, सीजन 3, 2। गोरान विशनिज एरिक द रेड के रूप में, सीजन 3, 3। जोआकिम नेटरक्विस्ट बिरकिर के रूप में, सीजन 3, 4। अतिथि बोस्को होगन, राजा एथेलरेड द्वितीय, सीजन 1। वोल्फगैंग सेरनी, स्टेन सिगरडसन, सीजन 1। यवोन माई मेरिन के रूप में, सीजन 1। जैक मुलार्की टोके के रूप में, सीजन 1। सैम स्टैफोर्ड उल्फ के रूप में, सीजन 1। फ्रैंक ब्लेक बिर्गर, सीजन 1। लीफुर सिगुरदारसन, गुन्नार मैग्नुसन, सीजन 1। जूलियन सीगर, जारल गोर्म, सीजन 1। बिल मर्फी ओग्रा के रूप में, सीजन 1। जाको ओहटोनेन, जोहान, सीजन यी। रॉबर्ट मैककॉर्मैक टॉमस के रूप में, सीजन 1। जॉन कवानाग द सीर के रूप में, एनाबेले मंडेंग, अल्टोरा, सीजन 1। सोरेन पिलमार्क, राजा स्वेन फोरकबीर्ड के रूप में, रूबेन लॉलेस, हेरोल्ड हेरफुट के रूप में, स्टीफन होगन सिगेफर्थ के रूप में, सीजन 1। जैक हिकी रिचर्ड द्वितीय के रूप में, सीजन 1। ओवेन जे. बार्टन ओस्पार्क के रूप में, सीजन 2। बैरी कैल्वर्ट थोरगिल्स के रूप में, सीजन 2। स्टीफन हाउकुर जोहानसन, मैग्नस ओलाफसन, सीजन 2। मार्सिन डोरोसिंस्की, ग्रैंड प्रिंस यारोस्लाव द वाइज, सीजन 2। स्टीवन ब्रांड लॉर्ड विटोमिर के रूप में, सीजन 2। एगिल हेडेगार्ड गेस्टर के रूप में, सीजन 2। डैन पूल बग्गी के रूप में, सीजन 2। उरियल एमिल टायराज के रूप में, सीजन 2। स्टेनी कोपेट, पेचेनेक्स के खान के रूप में, सीजन 2। सम्राट रोमानोस तृतीय के रूप में निकोलाई किंस्की, सीजन 2। एपिसोड मौसम एपिसोड मूलतः जारी 8/25 फरवरी 2022 8-12 जनवरी 2023। डेनलॉ में, जो इंग्लैंड का एक क्षेत्र है जहां वाइकिंग्स ने निवास किया, यह सेंट ब्राइस दिवस है और हेराल्ड सिगरडसन नॉर्वे के लिए रवाना होता है। इस बीच इंग्लैंड के शासक राजा एथेलरेड द्वितीय ने इंग्लैंड में सभी डेनिश बसने वालों को मारने का आदेश दिया, जिसमें हेराल्ड का भाई स्टेन सिगरडसन भी शामिल है। डेनमार्क के शासक राजा कैन्यूट ने सभी वाइकिंग योद्धाओं को बदला लेने के लिए एक सेना बनाने के लिए कैटेगाट में मिलने के लिए बुलाया। ग्रीनलैंड के लीफ एरिक्सन और फ्रेडिस एरिक्सडॉटिर नरसंहार से अनजान एक महान तूफान के बीच कैटेगाट की यात्रा करते हैं, क्योंकि फ्रेडिस उस आदमी से बदला लेना चाहती है जिसने सालों पहले उसका बलात्कार किया था और उसे जख्म दिया था। वह जल्द ही जिम्मेदार आदमी गुन्नार मैग्नुसन को खोज लेती है। बाद में लीफ अपने कुख्यात पिता एरिक द रेड की प्रतिष्ठा के कारण खुद का बचाव करता है और हेराल्ड उसे वादा करता है कि अगर लीफ इंग्लैंड में उसकी सेना में शामिल हो जाता है तो उसे गौरव मिलेगा। बाद में उस रात फ्रेडिस ग्रेट हॉल में घुस जाता है और गुन्नार को मार देता है। इससे पहले कि क्रोधित ओलाफ फ्रेडिस को मार पाता, कट्टेगाट के शासक जारल हाकोन उसे रोक देता है। हेराल्ड सभी को सूचित करता है कि गुन्नार की मौत उचित थी क्योंकि फ्रेडिस ने अपनी पीठ पर एक क्रूस के आकार का निशान दिखाया। हाकोन ने कहा कि वह सुबह फैसला सुनाएगी। 2-2 वाइकिंग स्टीव सेंट लेगर जेब स्टुअर्ट 25 फरवरी
2022। फ्राइडिस ओलाफ को युद्ध के परीक्षण के लिए चुनौती देता है, लेकिन उसे मना कर दिया जाता है। इसके बजाय हेराल्ड ने सैक्सन से बदला लेने के लिए लीफ को इंग्लैंड में अपने साथ शामिल कर लिया। फ्राइडिस लीफ को अलविदा कहता है, इससे पहले कि वह और ग्रीनलैंड के अधिकांश लोग कैन्यूट की वाइकिंग सेना के साथ कैटेगाट छोड़ दें। हाकोन फ्राइडिस को उपसाला भेजता है ताकि वह अपनी नीति की तलाश कर सके। इंग्लैंड की यात्रा के दौरान वाइकिंग नेताओं में से एक जारल गोर्म और उनके बेटे अर्ने गोर्मसन को लीफ पर भरोसा नहीं रहा। बाद में गोर्म ने उस पर हमला कर दिया, जिससे ग्रीनलैंडर बिर्गर की मौत हो गई, जिसके परिणामस्वरूप लीफ ने गोर्म को इंग्लैंड के तट पर पहुंचते ही मार दिया। इंग्लैंड में एथेलरेड और उनके सलाहकार गॉडविन एम्मा अपने सौतेले बेटे प्रिंस एडमंड को, जो इंग्लैंड के सिंहासन का उत्तराधिकारी है, मर्सिया के ईल्डोरमन एड्रिक स्ट्रेओना से सहायता लेने के लिए भेजती है। एडमंड स्ट्रेओना को वाइकिंग्स को पीछे हटाने में मदद करने के लिए मर्सियन सैनिकों की आपूर्ति करने के लिए राजी करने में सफल होता है, लेकिन लंदन लौटने पर घंटियां बजती है, जो एथेलरेड की मृत्यु का संकेत देती है। 3-3 द मार्शेस, स्टीव सेंट लेगर वेनेसा, अलेक्जेंडर 25 फरवरी 2022। वाइकिंग सेना केंट को लूट लेती है और उन्हें एथेलरेड की मौत के बारे में पता चलता है, इसलिए अब वे उसके बेटे पर नजर रखते हैं। बाद में सेना लंदन के पास डेरा डालती है, क्योंकि लीफ और हेराल्ड एक स्काउटिंग पार्टी का नेतृत्व करते हुए पास के दलदल में जाते हैं। वे जल्द ही मर्सियन सैनिकों द्वारा घात लगाए जाते हैं और पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जबकि ग्रीनलैंडर उल्फ मारा जाता है और लीफ पीछे रह जाता है। बाद में हेराल्ड वापस लौटता है और लंदन के पुल पर जाने से पहले लीफ को बचाता है, जहां उन्हें पता चलता है कि इसके बीच में एक ड्रॉब्रिज है। लंदन में एडमंड अपने युद्ध कौशल का अभ्यास करता है, जबकि गॉडविन उसे सिखाता है कि असली लड़ाई जीतने के लिए उसे और अधिक निर्दयी होना चाहिए। एडमंड को सफलतापूर्वक अन्य ईल्डोरमन का पूरा समर्थन मिलता है, जो उसके राज्याभिषेक के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, और एडमंड को आधिकारिक तौर पर इंग्लैंड का राजा घोषित किया जाता है। स्वीडन में फ्रीडिस और कई अन्य तीर्थयात्रियों पर एक बरसकर द्वारा हमला किया जाता है, जो ग्रीनलैंडर टोके को मार देता है और यर्सा को गंभीर रूप से घायल कर देता है। फ्रेडिस हमलावर को मार देता है और यर्सा को अकेले उपसाला की यात्रा जारी रखने से पहले एक चिकित्सक की झोपड़ी में ले जाता है। बाद में ईसाई कट्टरपंथी जारलकारे को बरसकर का शव मिलता है और वह यर्सा द्वारा छोड़े गए खून के निशान का पीछा करना शुरू कर देता है। 4-4 पुल, स्टीव सेंट लेगर डेक्लेन क्रोघन 25 फरवरी 2022। वाइकिंग नेता पुल का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करके और राजा एडमंड को बाहर निकालकर लंदन पर अपने आसन्न हमले पर चर्चा करते हैं। इस बीच एडमंड स्ट्रेओना के साथ लंदन की रक्षा के लिए अपनी योजनाओं पर चर्चा करता है, जो वाइकिंग्स को पीछे छोड़ देगा और उन्हें पुल पर फंसा देगा। राजा की रणनीति से प्रभावित होने पर स्ट्रेओना ने कहा कि मर्सियन को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, लेकिन एडमंड ने उससे वादा किया कि अगर वे जीतते हैं तो सारा गौरव मर्सिया को मिलेगा। जैसे ही वाइकिंग सेना लंदन के बाहर पहुंचती है, कैन्यूट एडमंड को एम्मा और गॉडविन की सलाह के खिलाफ अपने सैनिकों के साथ युद्ध में जाने के लिए उकसाता है। वाइकिंग्स और सैक्सन तब तक लड़ते हैं जब तक कैन्यूट सैक्सन को पुल के दूर के हिस्से में घात में नहीं ले जाता। इस बीच लीफ, हेराल्ड और कई अन्य लोग ड्रॉब्रिज को सफलतापूर्वक कमजोर कर देते हैं, इसके सहारे रस्सियां बांध देते हैं और इसे नीचे खींचने के लिए ओलाफ की लॉन्गबोट का इस्तेमाल करते हैं। एम्मा वाइकिंग की योजना को नोटिस करती है और सैक्सन तीरंदाजों को तोड़फोड़ करने वालों पर गोली चलाने का आदेश देती है, जिससे ग्रीनलैंडर स्कारदे और नजल मारे जाते हैं। गॉडविन एडमंड को पुल के ढहने की सूचना देता है, लेकिन एडमंड समय पर पुल पार करने में विफल हो जाता है और फंस जाता है, जिससे उसे आत्मसमर्पण करना पड़ता है।
स्ट्रेओना सैक्सन सेना की हार देखने के लिए आता है और एडमंड को छोड़ने का फैसला करता है। 5-5 चमत्कार हन्ना क्विन इयोन मैकनामी 25 फरवरी 2022। वाइकिंग सेना ने लंदन पर सफलतापूर्वक विजय प्राप्त की और एम्मा और अन्य रईसों को बंदी बना लिया। हेराल्ड एडमंड को मारकर अपना बदला लेने का प्रयास करता है, लेकिन कैन्यूट द्वारा उसे रोक दिया जाता है। बाद में वह हेराल्ड को नॉर्वे का राजा बनाने का वादा करता है और बताता है कि ओलाफ का एक गुप्त बेटा मैग्नस ओलाफसन है। इस बीच लीफ को पता चलता है कि लिव लड़ाई में बच गई है और दोनों रोमांटिक रूप से जुड़ जाते हैं। वह अपने साथी ग्रीनलैंडर्स की मौत पर शोक मनाता है, उन्हें वाइकिंग अंतिम संस्कार देता है, लेकिन विश्वास का संकट होता है। एक जश्न की दावत के दौरान कैन्यूट अपने योद्धाओं को युद्ध की लूट का पुरस्कार देता है और लीफ को अपनी बहन के कर्ज से मुक्त करता है। इसके बाद कैन्यूट एडमंड के प्रति अपनी शपथ तोड़ने के लिए स्ट्रेओना को मार देता है। एक दृष्टि के दौरान वह दृष्टा से मिलने आती है, जो उसे एक रहस्यमय चेतावनी देता है। कारे बदला लेने के लिए मरहम लगाने वाले की झोपड़ी में पहुंचती है और यर्सा को मार देती है। फिर फ्रेडिस अपनी दृष्टि से जाग जाती है और उपसाला छोड़ देती है। 6-6 उपसाला की अंतिम बेटी हन्ना क्विन वेनेसा अलेक्जेंडर 25 फरवरी 2022। फ्रेडिस मरहम लगाने वाले की झोपड़ी में पहुंचता है और कारे से भिड़ जाता है, जो उसे हाकोन को चेतावनी देने के लिए कहती है कि वह उन सभी को मारने आ रहा है। फ्रेडिस कैटेगट लौटती है और हाकोन की दूसरी कमान वाली अल्टोरा के साथ एक शील्ड मेडन बनने के लिए प्रशिक्षण लेती है। हाकोन द सीर के अपने स्वयं के दर्शन को याद करती है और दावा करती है कि फ्रेडिस उपसाला की अंतिम बेटी है। इस बीच कारे उपसाला पहुंचता है और द सीर से अपना रहस्यमयी दर्शन प्राप्त करता है। ओलाफ अपनी सेना के साथ इंग्लैंड छोड़ देता है और डेनमार्क चला जाता है, जबकि लीफ और हेराल्ड कैटेगट लौट आते हैं। डेनमार्क में ओलाफ कैन्यूट की मर्सियन पत्नी रानी एल्फकिफू से नॉर्वे का शासक बनने में उसका समर्थन मांगता है। हेराल्ड की सेनाएं जल्द ही कैटेगट पहुंचती है और लीफ, फ्रेडिस और लिव फिर से मिल जाते हैं। अब वे ही एकमात्र बचे हुए ग्रीनलैंडर है। बाद में फ्रेडिस ने एकल मुकाबले में अल्टोरा को हराया और कैटेगट की रक्षा करने का वचन देकर शील्ड मेडेन बन गई। लंदन में कैन्यूट गॉडविन और एम्मा को अपना सलाहकार बनाता है। बाद में उसे सूचित करता है कि ईल्डोरमन विद्रोह के करीब है। कैन्यूट ईल्डोरमन को बंदी बना लेता है और उन्हें बताता है कि वह उनकी वफादारी के बदले में उनके खिताब बहाल करेगा। बाद में कैन्यूट और एम्मा रोमांटिक रूप से जुड़ जाते हैं, लेकिन डेनमार्क से एक पत्र मिलने के बाद कैन्यूट चिंतित हो जाता है। नीपर नदी पर नाव की पतवार टूट जाती है, जिससे चालक दल को रुकना पड़ता है। लीफ और हेराल्ड पास के खंडहरों में जाते हैं और एक नई पतवार बनाते हैं, जबकि लीफ हेराल्ड को फ्रेडिस की गर्भावस्था के बारे में बताता है। एक अकेला वरंगियन बग्गी जमीन पर पड़ी नाव को खोजता है और रवाना होने से पहले कुरिया को पेचेनेग खान के बदनाम भाई के रूप में पहचानता है। फिर एक पागल गेस्टर को उखाड़ फेंका जाता है और नाव के अंदर बंद कर दिया जाता है। बाद में बग्गी कई अन्य लोगों के साथ वापस आता है और वे चालक दल के साथ लड़ते हैं। जैसे ही लीफ और हेराल्ड पहुंचते हैं, बग्गी और उसके आदमी मारे जाते हैं और गेस्टर को उसके गुलामों द्वारा चाकू घोंपकर मार दिया जाता है। लंदन में एम्मा एल्फविन की मौत के लिए माफी मांगती है, जबकि गॉडविन और गीथा उसका शोक मना रहे हैं। एग्नार एम्मा को सूचित करता है कि गॉडविन ने उसकी हत्या के प्रयास से कुछ दिन पहले द बियर नामक एक व्यक्ति को बड़ी रकम दी थी। जोम्सबोर्ग में कैद फ्रेडिस ने एक बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने हेराल्ड रखा। हारेकर तुरंत बच्चे को अपना बताने के लिए ले जाता है, जिससे उपेक्षित जोरुंद्र नाराज हो जाता है। हारेकर जोरुंद्र से कहता है कि उसे अपना विश्वास वापस पाने के लिए फ्रेडिस को मारना होगा। हालांकि
जोरुंद्र बच्चे को बचा लेता है और जोम्सबोर्ग से भागने से पहले फ्रेडिस की मौत का नाटक करने में मदद करता है। हारेकर उन्हें रोक लेता है और फ्रेडिस को अकेले भागने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 14/6 विश्वास की छलांग जॉन मैथिस नायल क्वीनन 12 जनवरी 2023 ससेक्स में एम्मा और एग्नार भालू की खोज करते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि उसे मार दिया गया है, हालांकि उन्हें गॉडविन के पिता की अंगूठी मिल जाती है। कैन्यूट लंदन लौटता है और संदेह करता है कि हत्या के प्रयास के पीछे गॉडविन का हाथ है, इसलिए वह अपनी भतीजी गीथा की सगाई उससे करवा देता है। नोवगोरोड में ओलाफ यारोस्लाव से मिलता है और जोम्सविकिंग को बाल्टिक व्यापार मार्गों पर हमला करने से रोकने का वादा करता है। जोम्सबोर्ग में हरेफना कमजोर फ्रेडिस को ठीक होने में मदद करती है। जोरुंद्र पर मुकदमा चलाया जाता है और जब हरेकर उसे फ्रेडिस की मौत के लिए दोषी ठहराता है, तो जोम्सबोर्ग के बुजुर्ग जोरुंद्र के निर्वासन से पहले उसका दाहिना हाथ काटने का फैसला करते हैं। फ्रेडिस बाद में हरेकर को चुनौती देती है, जो उसे आसानी से हरा देता है, लेकिन जोम्सविकिंग उठ खड़े होते हैं और उसे पत्थर मारकर मार डालते हैं, जिससे फ्रेडिस अपने बेटे से फिर से मिल पाती है। नीपर नदी पर एक बड़े झरने तक पहुंचने के बाद केवल हेराल्ड ही आगे बढ़ना चाहता है। लीफ मिरियम के साथ रोमांटिक रूप से जुड़ जाता है, जो अपनी बीमारी के बिगड़ने के कारण अपनी पीड़ा को समाप्त करने के लिए अंतः जहर खाने की योजना बनाती है। एलिना हेराल्ड को बताती है कि विटोमिर चुरे में उनके घर पर छापे को रोकने के लिए कॉन्स्टेंटिनोपल में कीमती माल ला रहा था। हेराल्ड फिर जहाज से अधिकांश माल और मस्तूल को हटा देता है और चालक दल के साथ झरने की ओर बढ़ जाता है। 15/7 पेचेनेग एमर कॉनरॉय वेनेसा अलेक्जेंडर 12 जनवरी 2023 झरने के नीचे उतरने के बाद चालक दल बिखर जाता है। पेचेनेग्स का एक समूह जमीन पर पड़ी नाव को ढूंढता है और हेराल्ड को पकड़ लेता है। चालक दल के बाकी सदस्य फिर से मिलते हैं और पाते हैं कि पूर्व गुलामों में से एक कैरलिन गिरने से बच नहीं पाया। हेराल्ड को पेचेनेग नेता टायराज के सामने लाया जाता है, जो उसे तब तक प्रताड़ित करता है जब तक कि लीफ कुरिया के साथ नहीं आ जाता और टायराज खान को अपने भाई की वापसी का संदेश भेजता है। एलिना और पूर्व गुलाम ब्रिगटोक और डोर्न जल्द ही लीफ और हेराल्ड को मुक्त कर देते हैं, जो टायराज को मार देते हैं, लेकिन खान की सेना के आने पर समूह भागने पर मजबूर हो जाता है। वे नाव तक पहुंचते हैं और उसे पानी में वापस लाते हैं, लेकिन कुरिया अपने भाई का सामना करने के लिए पीछे रह जाता है और उसे मिरियम के जहर से मार देता है। इससे पहले कि खान के प्रतिशोधी लोग कुरिया को टुकड़े टुकड़े कर सके, लीफ दया से उसे तीर से मार देता है। नोवगोरोड से प्रस्थान करते हुए ओलाफ जोम्सबोर्ग की खोज शुरू करता है, जब एक बिशप द्वारा आशीर्वाद दिए जाने पर उसकी महत्वाकांक्षाएं फिर से जागृत होती है। जोम्सबोर्ग में फ्रेडिस जोम्सविकिंग और बुतपरस्त शरणार्थियों को एक साथ लाता है, जिससे उन्हें पहले से प्रतिबंधित मंदिर में पूजा करने की अनुमति मिलती है, जबकि गुड्रिड को जोरुंद्र के निर्वासन की अनुमति देने का पछतावा होता है। समुद्र में अकेले और मरते हुए जोरुंद्र को ओलाफ द्वारा खोजा जाता है। 16/8 हिसाब किताब एमर कॉनरॉय डेक्लेन क्रोगन 12 जनवरी 2023 ओलाफ की सेना पोमेरानिया पहुंचती है और ओलाफ जोरुंद्र को अपने पिता के बारे में बताता है, जो उसे जोम्सबोर्ग का स्थान बताने के लिए राजी कर लेता है। ओलाफ जल्द ही फ्रेडिस से मिलता है और उसे ताना मारता है, जबकि गुड्रिड जोरुंद्र को एक गुप्त संदेश देती है। फिर जोरुंद्र ओलाफ के दूसरे कमांडर हॉलबजर्न को जोम्सबोर्ग के प्रहरी पर घात लगाने के लिए ले जाता है और वे एक दूसरे को मार देते हैं। ओलाफ की सेना जोम्सबोर्ग पर हमला करती है, लेकिन फ्रेडिस उन्हें एक जाल में ले जाता है, जिससे वे सभी जिंदा जल जाते हैं। क्रोधित ओलाफ फ्रेडिस से तब तक लड़ता है जब तक कि वह उसे भाले से नहीं मार देती, जिससे वह मर जाता है और स्वेन अकेला जीवित बच जाता है। बाद में फ्राइडिस एल्फकिफू के साथ शांति के बदले में
स्वेन को कैटेगाट ले आता है, गॉडविन को पीरा पहुंचाने की उम्मीद में। एम्मा ने गीथा को ससेक्स से बरामद की गई अंगूठी उपहार में दी, ताकि गॉडविन के पिता के शर्मनाक अतीत की निरंतर याद दिलाई जा सके। नीपर नदी पर मरियम की हालत के कारण चालक दल को रुकना पड़ता है। लीफ के साथ अकेले, वह अपनी बीमारी के आगे घुटने टेकने से पहले उसे कॉन्स्टेंटिनोपल में अपने घर की चाबी उपहार में देती है। बीजांटिन सम्राट रोमानोस III चालक दल से मिलने के लिए यात्रा करता है, एलिना को अपनी मंगेतर के रूप में प्रकट करता है और हेराल्ड उसका पक्ष लेता है। उनकी यात्रा पूरी होने पर चालक दल आखिरकार कॉन्स्टेंटिनोपल पहुंचता है। 4 जनवरी 2019 को इस घोषणा के साथ कि वाइकिंग्स अपने छठे सीजन के बाद समाप्त हो जाएगा, यह घोषणा की गई कि माइकल हर्स्ट और MGM टेलीविजन लेखक जेब स्टुअर्ट के साथ एक स्पिन-ऑफ श्रृंखला विकसित कर रहे थे। 19 नवंबर 2019 को यह घोषणा की गई कि वाइकिंग्स वल्लाह नामक यह श्रृंखला मूल श्रृंखला के अंत के 1 सदी बाद होगी और नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। 24 एपिसोड की श्रृंखला MGM टेलीविजन द्वारा बनाई गई थी और मुख्य रूप से आयरलैंड में फिल्माई गई थी, जो काउंटी विक्लो के उसी एशफोर्ड स्टूडियो से काम कर रही थी। श्रृंखला लीफ एरिक्सन, फ्रीडिस एरिक्सडॉटर, हेराल्ड सिगर्डसन और नॉर्मन राजा विलियम द कॉन्करर के कारनामों पर केंद्रित है। 9 मार्च 2022 को सीरीज को आधिकारिक तौर पर दूसरे और तीसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया। 21 नवंबर 2022 को यह घोषणा की गई कि दूसरे सीजन का प्रीमियर 12 जनवरी 2023 को होगा। 9 तीसरा और अंतिम सीजन 11 जुलाई 2024 को प्रीमियर के लिए तैयार है। 11、12。 कास्टिंग नवंबर 2020 में यह बताया गया कि जोहान्स हॉकुर जोहानिसन, फ्रिडा गुस्तावसन और डेविड ओक्स को श्रृंखला में कास्ट किया गया था। 13 बाद में पता चला कि गुस्तावसन को फ्रेडिस एरिक्सडॉटर और ओक्स को गॉडविन के रूप में लिया गया था, जबकि जोहानिसन को ओलाफ हेराल्डसन के रूप में लिया गया था। हालांकि पहले की रिपोर्टों में कहा गया था कि उन्हें हेराल्ड सिगर्डसन के रूप में लिया गया था, जो हिस्सा बाद में लियो सटर को दिया गया था। सैम कॉर्लेट, ब्रैडली फ्रीगार्ड, लॉरा बर्लिन और कैरोलिन हेंडरसन ने क्रमशः लीफ एरिक्सन, किंग कैन्यूट, क्वीन एम्मा और जारल एस्ट्रिड हाकोन के रूप में मुख्य कलाकारों को पूरा किया। 14 पोलिना मैकिन्टोश और असबॉर्न क्रॉग निसेन को क्वीन एल्फगिफू और जारल कारे की सहायक भूमिकाओं में लिया गया था। नवंबर 2022 में दूसरे सीजन के लिए नए सहायक कलाकारों की घोषणा की गई, जिसमें लॉर्ड हरेकर के रूप में ब्रैडली जेम्स, मरियम के रूप में हयात कामिल, ग्रैंड प्रिंस यारोस्लाव द वाइज के रूप में मार्सिन डोरोकिंस्की, एलिना के रूप में सोफिया लेबेडेवा, कुरिया के रूप में टोल्गा सेफर और जोरुंद्र के रूप में स्टेनिस्लाव कैलास शामिल थे। शो लेखक शोरनर जेब स्टुअर्ट की लेखन टीम में वेनेसा अलेक्जेंडर, डेक्लान क्रोगन और इयोन मैकनामी शामिल है। 16 पहले एपिसोड का निर्देशन नील्स आर्डेन ओप्लेव ने किया था। 17 फिल्मांकन वाइकिंग्स वल्लाह का फिल्मांकन अक्टूबर 2020 में एशफोर्ड स्टूडियो, विक्लो में शुरू हुआ, जहां पिछली सीरीज वाइकिंग्स को फिल्माया गया था। कई सकारात्मक कोविड-19 परीक्षणों के कारण शूटिंग को निलंबित कर दिया गया था, केवल कुछ दिनों के बाद फिर से शुरू करने के लिए। उस समय कई कलाकारों और चालक दल के सकारात्मक परीक्षण किए जाने की सूचना मिली थी। हालांकि यह सामने आया कि उत्पादन को कई झूठे सकारात्मक परीक्षण प्राप्त हुए थे। 18-19 पहले सीजन के निर्देशकों में बाफ्टा विजेता डेनिश निर्देशक नील्स आर्डेन ओप्लेव, स्टीव सेंटलेगर, जिन्होंने वाइकिंग्स के कई एपिसोड निर्देशित किए, 13 और हन्ना क्विन शामिल थे। 16 बाद में अगस्त 2021 में एशफोर्ड स्टूडियो में फिल्मांकन फिर से शुरू हुआ। 20 और दूसरे सीजन का निर्माण उसी साल नवंबर में पूरा हुआ। 21 तीसरे सीजन का निर्माण मई 2022 में शुरू हुआ और उसी साल अक्टूबर में समाप्त हुआ। 22 संगीत पहले सीजन के लिए संगीत स्कोर
ट्रेवर मॉरिस द्वारा रचित था। मायरकुर के अमाली ब्रून ने शुरुआती क्रेडिट के लिए कूलिंग वोकल्स प्रदान किए। 23 श्रृंखला ने लस्टमॉड के एल्बम द वर्ड एज पावर के संगीत का भी भरपूर उपयोग किया, जिसे वाइकिंग्स के सीजन 6 में भी दिखाया गया था। उद्धरण आवश्यक। स्वागत। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज ने 29 समीक्षाओं और 7.0/10 की औसत रेटिंग के आधार पर पहले सीजन के लिए 90% अनुमोदन रेटिंग की रिपोर्ट की है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति में लिखा है, सीधी सादी साहसिक कहानी कहने की महिमा का आनंद लेते हुए वल्लाह लीफ एरिक्सन की विजय का एक बेहतरीन नाटकीय रूपांतरण है। 24 मेटाक्रिटिक ने 13 आलोचकों की समीक्षाओं के आधार पर इसे 100 में से 70 का भारित औसत स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षा दर्शाता है। 25 दूसरे सीजन में 7 समीक्षाओं और 7.7/10 की औसत रेटिंग के आधार पर रॉटन टोमाटोज पर 100% अनुमोदन रेटिंग है। 24 प्रशंसा। इस श्रृंखला को 21वें विजुअल इफेक्ट्स सोसाइटी अवार्ड्स में फोटोरियल एपिसोड में उत्कृष्ट सहायक विजुअल इफेक्ट्स के लिए नामांकित किया गया था। 26 वीडियो गेम। वाइकिंग्स वल्लाह एमराल्ड सिटी गेम्स द्वारा विकसित एक मोबाइल रणनीति गेम है, जिसे 7 सितंबर 2023 को iOS और एंड्रॉयड पर जारी किया गया था, और इसे खेलने के लिए एक सक्रिय नेटफ्लिक्स सदस्यता की आवश्यकता होती है। 27 फ्रिदा गुस्तावसन, जन्म 6 जून 1993, 2, एक स्वीडिश मॉडल और अभिनेत्री है। प्रारंभिक जीवन। फ्रिदा गुस्तावसन का जन्म और पालन पोषण स्टॉकहोम, स्वीडन के एक उपनगर में हुआ था। 3, उनकी मां एक शिक्षिका के रूप में काम करती थीं और उनके पिता एक सेल्समैन के रूप में काम करते थे। 4 अपने बचपन के दौरान गुस्तावसन एथलेटिक्स में सक्रिय थीं। वह एक धावक, बाधा दौड़ खिलाड़ी और एक लंबी कूद खिलाड़ी थीं। गुस्तावसन का सपना ओलंपिक में प्रतिस्पर्धा करना था, लेकिन 14 साल की उम्र में घुटने की चोट ने उन्हें अपने लक्ष्य का पीछा करने से रोक दिया। 3 कैरियर। मॉडलिंग। गुस्तावसन 2010 में 3.1 फिलिप लिम के लिए रनवे पर चलते हुए। गुस्तावसन को आइकिया में खोजा गया था जब वह 12 साल की थी। 5, उन्होंने स्थानीय स्तर पर 2008 में मॉडलिंग शुरू की और उसी वर्ष वह मॉडलिंग करने के लिए जापान चली गईं। उन्होंने पेरिस में वैलेंटिनो हाउते काउचर फॉल 2012 शो खोला। 2, तब से उन्होंने शियाजी चेन, लुई वुइटन, चैनल, लानविन, कैरोलिना हेरेरा, फेंडी, क्रिश्चियन डायर, जिल सेंडर, अलेक्जेंडर मैक्वीन, अन्ना सुई, मार्क जैकब्स, माइकल कोर्स, केल्विन क्लेन, ऑस्कर डेला रेंटा, एमिलियो पुसी, सेलीन, हर्मीस, जीन पॉल गॉल्टियर, डोल्से एंड गब्बाना, गिवेंची, यवेस सेंट लॉरेंट, राल्फ लॉरेन, ब्लूमरीन और वर्साचे के लिए शो किए। उन्होंने विक्टोरिया सीक्रेट फैशन शो 2012 में भी वॉक किया। 6, 2013 में गुस्तावसन को मेबेलिन का चेहरा घोषित किया गया था और वह उनके विज्ञापनों में दिखाई दीं। 7, वह कासिया स्ट्रस, लियू वेन और कॉन्स्टेंस जबलोंस्की के बाद वसंत 2010 सीजन की चौथी सबसे अधिक अनुरोधित मॉडल थीं। ता गुस्तावसन एले, डब्लू, न्यूमेरो, अमेरिकी, इतालवी, फ्रेंच, ब्रिटिश, जर्मन और जापानी वोग, एलफिशियल, क्रैश और अन्य पत्रिकाओं में रही है। मार्च 2010 में वह जर्मन वोग के कवर पर दिखाई दीं। 2, वह मार्क जैकब्स, जिल स्टुअर्ट, अन्ना सुई, 9 H&M, मैक्स मारा, टाइगर ऑफ स्वीडन और प्रादा के विज्ञापन अभियानों में दिखाई दी है। 10, गुस्तावसन ने 2011 में एले स्वीडन का मॉडल ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। 11 वह नीना रिक्की के विज्ञापनों में दिखाई देती है। मॉडलिंग से 5 साल के ब्रेक के बाद उन्होंने जीन पॉल गॉल्टियर हाउते काउचर स्प्रिंग 2020 शो के लिए वॉक किया। 12, सत्यापन विफल।
अभिनय। उन्होंने अभिनय करियर में भी रुचि व्यक्त की है। 2014 में उन्होंने कहा कि वह थिएटर या फिल्म में जाना चाहती है और उन्होंने स्टार वार्स द फोर्स अवेकेंस के लिए रे की भूमिका के लिए ऑडिशन दिया, लेकिन उन्हें यह भूमिका नहीं मिली। 13、14、 2019 में गुस्तावसन फंतासी ड्रामा टेलीविजन सीरीज द विचर के पहले सीजन में विसेन्ना के रूप में दिखाई दी, जो रिविया के नायक गेराल्ट की मां थी। 4、 हाल ही में वह नेटफ्लिक्स श्रृंखला वाइकिंग्स वल्लाह में महान वाइकिंग योद्धा फ्रेडिस एरिक्सडॉटिर की भूमिका निभा रही है। 15、 व्यक्तिगत जीवन। जून 2011 में गुस्तावसन ने स्वीडन के सुंडबीबर्ग में सेंट मार्टिन्स जिम्नेजियम से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। 16、 उन्होंने 30 मई 2015 को स्वीडन के स्टॉकहोम में कैटरीना चर्च में फोटोग्राफर हजलमार रेचलिन से शादी की। 17、 2022 में उन्होंने स्टॉकहोम के स्टोरकिर्कन चर्च में मार्सेल एंगराहल से शादी की। 19、 लीफ एरिक्सन। नोट 1, जिसे लीफ द लकी सी 970 के दशक सी 1018 से 1025 के नाम से भी जाना जाता है, एक नॉर्स खोजकर्ता था जिसके बारे में माना जाता है कि वह क्रिस्टोफर कोलंबस से लगभग आधी सहस्राब्दी पहले महाद्वीपीय अमेरिका पर पैर रखने वाला पहला यूरोपीय था। 7-8 आइसलैंडर्स की गाथाओं के अनुसार उसने विनलैंड में एक नॉर्स बस्ती की स्थापना की, जिसे आमतौर पर तटीय उत्तरी अमेरिका के रूप में व्याख्या किया जाता है। चल रही अटकलें है कि लीफ और उसके चालक दल द्वारा बनाई गई बस्ती न्यूफाउंडलैंड कनारा में पाए गए एक नॉर्स बस्ती के अवशेषों से मेल खाती है, जिसे लांसे ऑक्स मीडोज कहा जाता है, जिस पर लगभग 1000 साल पहले कब्जा किया गया था। लीफ का जन्मस्थान अज्ञात है। 9 हालांकि यह आइसलैंड में माना जाता है। 10, 11, 12 उनके पिता एरिक द रेड ने ग्रीनलैंड में पहली नॉर्स बस्ती की स्थापना की, जहां बाद में लीफ का पालनपोषण हुआ। विनलैंड की अपनी यात्रा और उसके बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद लीफ ग्रीनलैंड बस्ती के प्रमुख बन गए। उनके 2 ज्ञात बेटे थे, थोरगिल्स जो हेब्राइड्स में पैदा हुए थे और थोरकेल जो ग्रीनलैंड के सरदार के रूप में उनके उत्तराधिकारी बने। प्रारंभिक जीवन। लीफ एरिक द रेड और उनकी पत्नी थोजोडिल्ड ओल्ड नॉर्स का बेटा था और अपने पैतृक वंश के माध्यम से थोरवाल्ड एस्वल्सन का पोता था। जब एरिक द रेड छोटा था, उसके पिता को हत्या के लिए नॉर्वे से निर्वासित कर दिया गया था और परिवार आइसलैंड में निर्वासन में चला गया, जो कि लीफ के जन्म से पहले की शताब्दी के दौरान मुख्य रूप से नॉर्वे से नॉर्समेन द्वारा उपनिवेशित किया गया था। लीफ नाडोर का दूर का रिश्तेदार भी था। 13 अविश्वसनीय स्रोत जिसने आइसलैंड की खोज की थी। 14、 लीफ के जन्म का वर्ष अक्सर लगभग 970 के दशक में अनुमानित किया जाता है। 15 हालांकि उनके जन्मस्थान का सागाओ में कोई जिक्र नहीं है। 16 यह संभावना है कि उनका जन्म आइसलैंड में हुआ था। 10 जहां उनके माता पिता मिले थे। 17 शायद ब्रेडाफ्योर्डूर के किनारे कहीं और संभवतः हॉकाडल खेत में, जहां उनकी मां का परिवार रहता था। बाद में एरिक को आइसलैंड से निर्वासित कर दिया गया और वह पश्चिम की ओर रवाना हो गया, जहां उसने ग्रीनलैंड नाम की जगह का नाम रखा। फिर वह अपने परिवार और अन्य उपनिवेशवादियों को अपने साथ ग्रीनलैंड वापस लाने के लिए कुछ समय के लिए आइसलैंड लौटा, जहां उसने 986 में अपना पहला स्थायी समझौता स्थापित किया। 16-18 लीफ ग्रीनलैंड के पूर्वी बस्ती में परिवार की संपत्ति ब्रेटाहलिड में बड़ा हुआ। उसके 2 भाई थे, जिनके नाम थोरस्टीन और थोरवाल्ड थे, और एक बहन फ्रीडिस थी। 19 एरिक के दासों में से एक टायरकर को एरिक के बच्चों की देखभाल करने के लिए विशेष रूप से भरोसा किया गया था, जैसा कि लीफ ने बाद में उसे अपने पालक पिता के रूप में संदर्भित किया। 20 विनलैंड की खोज। लीफ एरिक्सन डिस्कवर्स अमेरिका, हंस डाहल द्वारा 1849 से 1937।
एरिक द रेड की गाथा और ग्रीनलैंडर्स की गाथा, दोनों को 1200 के आसपास लिखा गया माना जाता है। 21 में विनलैंड की यात्राओं के विभिन्न विवरण हैं, आमतौर पर तटीय उत्तरी अमेरिका के रूप में व्याख्या की जाती है। 22-23 विनलैंड के केवल 2 ज्ञात सख्ती से ऐतिहासिक उल्लेख एडम ऑफ ब्रेमेन के काम में पाए जाते हैं। 1075 और आइसलैंडर्स की पुस्तक में एरी द वाइज द्वारा संकलित सी 1122、24 एरिक द रेड की गाथा में विवरण। शब्द लीफर हिन हेपनी, लीफ द लकी, 14वीं शताब्दी के आरंभ में हॉक्सबोक में लिखे गए, जो एरिक द रेड की गाथा की सबसे पुरानी पांडुलिपि है। इस गाथा के अनुसार नॉर्वे से ग्रीनलैंड जाते समय रास्ते से भटक जाने के बाद लीफ ने विनलैंड की खोज की थी। 25 इस यात्रा से पहले लीफ ने नॉर्वेजियन राजा ओलाफ ट्रिग्वेसन के दरबार में समय बिताया था, जहां उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था। जब लीफ को उस तूफान का सामना करना पड़ा जिसने उन्हें रास्ते से भटका दिया, तो वे ग्रीनलैंडर्स को ईसाई धर्म का परिचय देने के लिए जा रहे थे। एक अज्ञात तट पर पहुंचने के बाद चालक दल उतर गया और क्षेत्र का पता लगाया। उन्हें जंगली अंगूर, स्वबोया हुआ गेहूं और मेपल के पेड़ मिले। बाद में उन्होंने अपने जहाज को इन नए सामानों के नमूनों से भर दिया और रास्ते में जहाज के मलबे में फंसे नाविकों के एक समूह को बचाते हुए पूर्व में ग्रीनलैंड की ओर रवाना हो गए। ग्रीनलैंडर्स की गाथा का लेखा जोखा। इस गाथा के अनुसार लीफ विनलैंड की खोज करने वाले पहले यूरोपीय नहीं थे। इसके बजाय आइसलैंड से ग्रीनलैंड की यात्रा पर निकले बजरनी हरजोल्फसन और उनके दल को हवा और कोहरे ने घेर लिया। वे ग्रीनलैंड के दक्षिणी सिरे से चूक गए और एक अज्ञात तट पर पहुंच गए। यह मानते हुए कि यह ग्रीनलैंड के अलावा कहीं और है, वे जहाज से नहीं उतरे, बल्कि नौकायन जारी रखा और 2 अतिरिक्त तटों को पाया जो ग्रीनलैंड के बारे में उनकी समझ से मेल नहीं खाते थे। 28 पूर्व की ओर वापस नौकायन करने के बाद वे अंततः अपने मूल गंतव्य पर पहुंच गए और फिर अपनी खोजों के बारे में बताया। 29लगभग 15 साल बाद लीफ ने बर्जनी से संपर्क किया, उसका जहाज खरीदा, 35 लोगों का दल इकट्ठा किया और बर्जनी द्वारा वर्णित भूमि की ओर एक अभियान शुरू किया। 30-31 उनके पिता एरिक उनके साथ शामिल होने के लिए तैयार थे, लेकिन जहाज के रास्ते में अपने घोड़े से गिरने के बाद वे बाहर हो गए, एक घटना जिसे उन्होंने एक बुरे शगुन के रूप में व्याख्यायित किया। 32 लीफ ने बर्जनी के मार्ग का विपरीत अनुसरण किया और पहले एक चट्टानी और उजाड़ जगह पर उतरा, जिसका नाम उसने हेलुलैंड, फ्लैटरॉक लैंड, संभवतः बाफिन द्वीप या लेब्राडोर के उत्तरी भाग रखा। 33 समुद्र से आगे बढ़ने के बाद वह दूसरी बार एक जंगली जगह पर उतरा, जिसका नाम उसने मार्कलैंड, वन भूमि, संभवतः केप पोर्क्यूपाइन, लेब्राडोर के पास रखा। 33 वे इसके पश्चिम की ओर रवाना हुए और हल्के जलवायु और सैल्मन की भरपूर आपूर्ति वाले हरे भरे इलाके में उतरे। जैसे जैसे सर्दी करीब आती गई, उन्होंने वहां डेरा डालने का फैसला किया और देश का पता लगाने के लिए दलों को भेजा। 33 इनमें से एक खोज के दौरान टायरकर ने पाया कि यह भूमि बेलों और अंगूरों से भरी हुई थी। इसलिए लीफ ने इस भूमि का नाम विनलैंड, वाइनलैंड रखा। 33-34 वहां उन्होंने और उनके दल ने एक छोटी सी बस्ती बनाई, जिसे ग्रीनलैंड से आने वाले बाद के आगंतुकों ने लीफ सबुदिर, लीफ के बूथ कहा। विनलैंड में सर्दियां बिताने के बाद लीफ वसंत में अंगूर और लकड़ी के माल के साथ ग्रीनलैंड लौट आया। 30-35 वापसी की यात्रा पर उसने एक आइसलैंडिक और उसके चालक दल को बचाया, जिससे उसे लीफ द लकी उपनाम मिला। 36 लीफ कभी विनलैंड नहीं लौटा, लेकिन ग्रीनलैंड और आइसलैंड के अन्य लोग वापस आ गए। विनलैंड के पुरातात्विक साक्ष्य। एलेंसे ऑक्स मीडोज में नॉर्थ साइट का आधुनिक पुनर्निर्माण। इस साइट पर मूल रूप से लगभग 1021-37 में कब्जा किया गया था और इसे यूनेस्को द्वारा 1968 में
विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। अधिकांश शोधकर्ता और विद्वान इस बात से सहमत है कि विनलैंड उत्तरी अमेरिका का एक क्षेत्र था। 1960 के दशक की शुरुआत में नॉर्वेजियन खोजकर्ता हेल्गे इंगस्टेर और उनकी पत्नी पुरातत्वविद एनी स्टाइन इंगस्टेड द्वारा किए गए शोध ने न्यूफाउंडलैंड के उत्तरी सिरे पर स्थित एक नॉर्थ साइट 39 की पहचान की। यह सुझाव दिया गया है कि यह साइट, जिसे एलेंसे ऑक्स मीडोज कार्बन डेटिंग अनुमान 990 से 1050 सी 40, 41, 42 और ट्रीरिंग विश्लेषण वर्ष 1021-43 से डेटिंग के रूप में जाना जाता है, लीफ सबुदिर हो सकता है। इंगस्टेड्स ने प्रदर्शित किया कि क्रिस्टोफर कोलंबस से लगभग 500 साल पहले नॉर्समेन उत्तरी अमेरिका पहुंच गए थे। 44-45 बाद के पुरातात्विक साक्ष्य बताते हैं कि विनलैंड सेंट लॉरेंस की खाड़ी के आसपास के क्षेत्र रहे होंगे। यह जरूरी नहीं कि एलेंसे ऑक्स मीडोज की लीफ सबुदिर 45-46 के रूप में पहचान का खंडन करता हो, क्योंकि दोनों गाथाएं विनलैंड को एक व्यापक क्षेत्र के रूप में वर्णित करती है जिसमें कई बस्तियां शामिल थीं। एरिक द रेड की गाथा विनलैंड में दो अन्य बस्तियों का उल्लेख करती है, एक जिसे स्ट्रॉमफ्योर्ड कहा जाता है, जो कजालार्नेस प्रोमोन्टरी और वंडरस्ट्रैंड्स से परे स्थित है, और एक जिसे होप कहा जाता है, जो और भी दक्षिण में स्थित था। 47. व्यक्तिगत जीवन। लीफ का वर्णन विनलैंड सागा में एक बुद्धिमान, विचारशील और आकर्षक दिखने वाले मजबूत व्यक्ति के रूप में किया गया है। 48 जब वह उचित आयु का हुआ, लीफ नॉर्वे चला गया, संभवतः उसके राजा ओलाफ ट्रिवगैवसन के अनुचर के रूप में सेवा करने के लिए। 49 नॉर्वे की इस यात्रा पर एरिक द रेड की गाथा बताती है कि लीफ के जहाज को हेब्राइड्स ले जाया गया था, जहां उसे और उसके चालक दल को अनुकूल हवाओं की प्रतीक्षा में गर्मियों के अधिकांश समय रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। 50 वहां रहने के दौरान लीफ को एक कुलीन महिला थोरगुना से प्यार हो गया, जिसने उनके बेटे थोरगिल्स को जन्म दिया। 19 लीफ के जाने के बाद थोरगुना हेब्राइड्स में ही रही, क्योंकि उसने उसके परिवार की अनुमति के बिना उसे साथ ले जाने से इनकार कर दिया था। 51 नॉर्वे के राजा ओलाफ ट्रिगवासन के दरबार में पहुंचने के बाद लीफ को ईसाई धर्म में परिवर्तित कर दिया गया था। एरिक द रेड की गाथा और ओलाफ ट्रिगवासन की गाथा दोनों के अनुसार, जैसा कि हेमस्क्रिंगला में पाया गया है, लीफ के धर्मांतरण के बाद राजा ने उसे वहां के बसने वालों को परिवर्तित करने के लिए ग्रीनलैंड लौटने का आदेश दिया। यात्रा के दौरान वह रास्ते से भटक गया और ग्रीनलैंड पहुंचने से पहले उसने विनलैंड की खोज की। 27 लीफ के पिता एरिक ने इस सुझाव पर ठंडी प्रतिक्रिया व्यक्त की कि उसे अपना धर्म छोड़ देना चाहिए, जबकि उसकी मां थ्योरहिल्डर ईसाई बन गई और उसने थ्योरहिल्ड चर्च नामक एक चर्च का निर्माण किया। 53 ओलाफ ट्रिगवासन की गाथा का एक अलग संस्करण, जो फ्लेटेजारबोक में पाया गया, में नॉर्वे से लौटने के दौरान लीफ के रास्ते से भटक जाने और विनलैंड की खोज करने का कोई संदर्भ नहीं। 54 ओलाफ ट्रिगवासन की गाथा के कुछ संस्करण यह भी संकेत देते हैं कि धर्मांतरण में मदद करने के लिए लीफ अपने साथ एक पुजारी और मौलवियों को ग्रीनलैंड ले आए थे। 55. सरदारी और मृत्यु। विनलैंड से लीफ की वापसी के बाद की सर्दियों में उनके पिता की मृत्यु हो गई, 1000 के तुरंत बाद, जिससे लीफ ग्रीनलैंड में सर्वोच्च प्रमुख बन गए। 31 लीफ का आखिरी बार जिंदा जिक्र 1018 में सेंट ओलाफ की गाथा में मिलता है। द सागा ऑफ द स्वॉर्न ब्रदर्स के अनुसार 1025 तक एरिक्सफ्योर्ड की मुखियागिरी उनके बेटे थोरकेल को मिल गई थी। 56 गाथाओं में उनकी मृत्यु के बारे में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है। संभवतः इन तिथियों के बीच किसी समय ग्रीनलैंड में उनकी मृत्यु हो गई थी। 57 थोरकेल के मुखिया के रूप में उत्तराधिकार के अलावा उनके परिवार के बारे में और कुछ भी ज्ञात नहीं है। ऐतिहासिकता। लीफ सभी संभावनाओं में एक ऐतिहासिक व्यक्ति है जो महाद्वीपीय उत्तरी अमेरिका में पैर रखने वाले पहले ज्ञात यूरोपीय बने हुए हैं। 58
लेकिन उनके जीवन के अन्य विवरण भिन्न है और बहस का विषय है। कई विद्वानों द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि लीफ की बहन फ्रेडिस और उनके पालक पिता टायरकर दोनों ही काल्पनिक रचनाएं हैं, जैसा कि विनलैंड सागा में उनकी भूमिकाएं है। 59 ग्रीनलैंड के लिए एक मिशनरी के रूप में लीफ का कमीशन भी काल्पनिक हो सकता है, क्योंकि उनकी कहानी के उस पहलू को अक्सर गुन्नलॉगर लीफसन के ओलाफ्स गाथा त्रिग्वासोनार के संस्करण के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, जो संभवतः लीफ का उल्लेख करने वाली कुछ अन्य गाथाओं के लिए स्रोत के रूप में कार्य करता है। 61 परंपरा नॉर्स और मध्ययुगीन यूरोप। डिस्कवरी ऑफ अमेरिका फरो आइलैंड्स से एक डाक टिकट जो लीफ एरिक्सन और क्रिस्टोफर कोलंबस दोनों की याद में जारी किया गया है। विनलैंड में लीफ के सफल अभियान ने अन्य नॉर्समेन को भी यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित किया और नॉर्स इस क्षेत्र को उपनिवेश बनाने वाले पहले यूरोपीय बन गए। अंत में कोई स्थायी नॉर्स बस्तियां नहीं थीं, हालांकि कम से कम मार्कलैंड में चारा, लकड़ी और व्यापार के लिए छिटपुट यात्राएं संभवतः सदियों तक चलीं। 61 इन क्षेत्रों के संदर्भों का आकस्मिक स्वर यह सुझाव दे सकता है कि उनकी खोज को समकालीनों द्वारा विशेष रूप से महत्वपूर्ण नहीं देखा गया था, या यह माना जाता था कि यह सार्वजनिक ज्ञान है, या दोनों। 24 विनलैंड यात्राओं का ज्ञान मध्ययुगीन यूरोप में फैल गया, हालांकि किस हद तक यह स्पष्ट नहीं है। लेखकों ने पश्चिम में दूरस्थ भूमि का उल्लेख किया है, और विशेष रूप से मध्ययुगीन इतिहासकार एडम ऑफ ब्रेमेन ने डेन्स की रिपोर्टों के आधार पर सीधे विनलैंड सी 1075 का उल्लेख किया है। नोट 2 यह सुझाव दिया गया है कि 15वीं शताब्दी में यूरोपीय बंदरगाहों में विनलैंड का ज्ञान बनाए रखा गया होगा, और क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने एक पत्र में दावा किया था कि उन्होंने 1477 में आइसलैंड का दौरा किया था, उन्होंने इसकी कहानियां सुनी होंगी। 63 नॉर्स लोगों का स्वदेशी लोगों के साथ सामना। जबकि लीफ का विनलैंड के स्वदेशी लोगों के साथ कोई संपर्क नहीं था। 64 बाद में नॉर्स खोजकर्ताओं ने उन्हें स्क्रेलिंगी के रूप में संदर्भित किया, जो दुष्ट के लिए एक पुरातन शब्द है। 66 एरिक द रेड की गाथा के अनुसार पहली मुठभेड़ थोरफिन कालसेफनी के नेतृत्व में एक उपनिवेशीकरण अभियान के दौरान हुई थी, जिसमें लीफ के भाई थोरवाल्ड भी शामिल थे। पहले तो इस समूह ने मूल निवासियों के साथ व्यापार किया, लेकिन कुछ हफ्तों बाद होप में नई नॉर्स बस्ती पर हमला हुआ और कार्लसेफनी ने इसे छोड़ने का फैसला किया। नॉर्स स्ट्रॉमफ्योर्ड में अपनी दूसरी बस्ती में वापस चले गए, जहां वे रहे और सामान्य क्षेत्र का पता लगाना जारी रखा। एक सुबह उनका सामना एक पैर वाले मूल निवासी से हुआ, जिसने एक तीर चलाया जिससे थोरवाल्ड की मौत हो गई। 64 वह तीर को बाहर निकालने और काव्यात्मक रूप से वाक्यांश, यह एक समृद्ध देश है जिसे हमने पाया है, मेरे अंतरियों के चारों ओर बहुत चर्बी है, का पाठ करने के लिए प्रसिद्ध है, जिस पर उसकी मृत्यु हो जाती है। 66 ग्रीनलैंड लौटने पर कार्लसेफनी के दल ने 2 मूल लड़कों को पकड़ लिया और उन्हें ग्रीनलैंड ले गए। 64 ग्रीनलैंडर्स की गाथा के अनुसार लीफ के भाई थोरवाल्ड ने मूल निवासियों के साथ पहला संपर्क किया। 63 मुठभेड़ तब हुई जब थोरवाल्ड और उसका दल तट की खोज कर रहा था, संभवतः मार्कलैंड क्षेत्र में, और नावों के नीचे 9 मूल निवासियों को सोते हुए पाया। उन्होंने मूल निवासियों पर हमला किया, उनमें से 8 को मार डाला, जबकि एक भाग गया। कुछ ही समय बाद एक स्पष्ट प्रतिशोध में थोरवाल्ड को एक मूल निवासी के तीर से मार दिया गया। बाद में थोरफिन कार्लसेफनी ने विनलैंड को उपनिवेश बनाने के लिए एक समूह का नेतृत्व किया और मूल निवासियों का सामना किया, जिनके साथ उन्होंने शुरुआत में व्यापार किया, लेकिन जब एक मूल निवासी नॉर्स से हथियार चुराने की कोशिश में मारा गया तो संबंध खराब हो गए। जवाबी कार्रवाई में मूल निवासियों ने हमला किया और कार्लसेफनी ने कॉलोनी छोड़ने का फैसला किया। 64 यात्राएं और स्मरणोत्सव। एरिक्सन स्मारक टिकट 9 अक्टूबर 1968 को जारी किया गया। लीफ एरिक्सन दिवस
लीफ की उत्तरी अमेरिका यात्रा की कहानियों ने बाद के नॉर्डिक अमेरिकियों और संयुक्त राज्य अमेरिका में नॉर्डिक आप्रवासियों की पहचान और आत्मधारणा पर गहरा प्रभाव डाला। 18 एरिक्सन की पहली प्रतिमा एनी व्हिटनी द्वारा 1887 में बोस्टन में एबेन नॉर्टन हॉर्सफोर्ड के आग्रह पर बनाई गई थी, जो उन लोगों में से थे जो मानते थे कि विनलैंड चार्ल्स नदी या केप कॉड पर स्थित हो सकता है। 18 इसके कुछ समय बाद व्हिटनी की मूर्ति की एक और ढलाई मिल्वॉकी में बनाई गई। 1901 में शिकागो में भी एक प्रतिमा बनाई गई थी, जिसे मूल रूप से 1893 के विश्व के कोलंबियाई प्रदर्शनी के लिए बनाया गया था, ताकि बर्गन, नॉर्वे से पुनर्निर्मित वाइकिंग जहाज के आगमन के साथ मेल खा सके। 1893 के विश्व कोलंबियाई प्रदर्शनी के लिए बनाई गई कला का एक और काम, क्रिश्चियन क्रोग द्वारा लीव एरिक्सन डिस्कवरिंग अमेरिका की पेंटिंग, 1900 में नॉर्वे की नेशनल गैलरी को वापस दिए जाने से पहले शिकागो में लीफ एरिक्सन मेमोरियल एसोसिएशन के कब्जे में थी। 69अमेरिका में नॉर्वेवासियों के पहले आधिकारिक प्रवास की शताब्दी के अवसर पर राष्ट्रपति केल्विन कूलिज ने 1925 के मिनेसोटा राज्य मेले में 1 लाख लोगों की भीड़ के सामने कहा कि लीफ वास्तव में अमेरिका की खोज करने वाले पहले यूरोपीय थे। 1949 में सेंट पॉल में मिनेसोटा स्टेट कैपिटल में, 1956 में डुलूथ, मिनेसोटा में लेक सुपीरियर के पास और डाउनटाउन सिएटल में उनकी अतिरिक्त मूर्तियां स्थापित की गईं। 18 1924 में एक स्वीडिश, एक अंग्रेज और 2 अमेरिकियों के 4 लोगों के एक दल ने 40 फुट के जहाज में लीफ की यात्रा का अनुकरण करने का प्रयास किया, लेकिन ग्रीनलैंड के पश्चिमी तट पर पहुंचने के बाद वे खो गए। 70 267 1930 में आइसलैंड के रेकजाविक शहर के केंद्र में लीफ की एक प्रतिमा स्थापित की गई थी, जो वर्तमान में हॉलग्रिमस्किर्जा के सामने स्थित है। आइसलैंड की संसद अल्थिंगी की 1000 साल की सालगिरह मनाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका से आइसलैंड को एक उपहार के रूप में 71 2015 में स्थापित लीफ एरिक्सन पुरस्कार आइसलैंड के हुसाविक में अन्वेषण संग्रहालय द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किए जाते हैं। उन्हें अन्वेषण में उपलब्धियों और अन्वेषण के इतिहास के अध्ययन के लिए सम्मानित किया जाता है। 72 कई जहाजों का नाम लीफ के नाम पर रखा गया है। एक वाइकिंग जहाज प्रतिकृति, एक वाणिज्यिक यात्री वाहन नौका 73, 74 और एक बड़ा ड्रेजर। 75 एरिक्सन को रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविता वाइल्ड ग्रेप्स में लीफ द लकी के रूप में याद किया जाता है। 76 लीफ एरिक्सन दिवस। मुख्य लेख लीफ एरिक्सन डे। 1929 में विस्कॉन्सिन विधानमंडल ने राज्य में 9 अक्टूबर को लीफ एरिक्सन दिवस बनाने के लिए एक विधेयक पारित किया और बाद के वर्षों में कई अन्य राज्यों ने इस दिन को मनाने के लिए कानून अपनाए। 77 1935 में संयुक्त राज्य कांग्रेस में इस दिन के संघीय पालन का अनुरोध करते हुए कानून पेश किया गया था। कानून पारित होने से पहले इसमें संशोधन किया गया था ताकि पालन केवल 1935 में हो। 78 जो कि राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा उस वर्ष एक उद्घोषणा के बाद हुआ। 79 बाद के दशकों में राष्ट्रपति द्वारा लीफ एरिक्सन दिवस को प्रतिवर्ष घोषित करने का अनुरोध करते हुए कानून पारित करने के कई असफल प्रयास किए गए। 80 समर्थकों को अंततः सफलता मिली जब 1964 में कांग्रेस ने राष्ट्रपति को प्रत्येक वर्ष 9 अक्टूबर को लीफ एरिक्सन दिवस के रूप में घोषित करने के लिए अधिकृत किया और अनुरोध किया। 18 सागास ने अमेरिका में लीफ के उतरने की सही तारीख नहीं बताई है, लेकिन केवल इतना बताया है कि यह साल के अंत में हुआ था। विस्कॉन्सिन के एजर्टन के क्रिश्चियन ए होएन के सुझाव पर 9 अक्टूबर को लीफ एरिक्सन दिवस के लिए तय किया गया था, क्योंकि यह पहले से ही अमेरिका में रहने वाले नॉर्वेजियन लोगों के लिए एक ऐतिहासिक तारीख थी। 9 अक्टूबर 1825 को रेस्टोरेशन जहाज न्यूयॉर्क हार्बर में स्टावेंजर से नॉर्वेजियन प्रवासियों के पहले संगठित दल के साथ पहुंचा था। 77 82 कला और मूर्तिकला की गैलरी लेव एरिक्सन डिस्कवरिंग अमेरिका,
क्रिश्चियन क्रोक द्वारा 1893। लेव एरिक्सन डिस्कवरिंग अमेरिका, क्रिश्चियन क्रोक द्वारा 1893। सिएटल बंदरगाह के शिलशोल बे मरीना में लीफ एरिक्सन स्मारक प्रतिमा। सिएटल बंदरगाह के शिलशोल बे मरीना में लीफ एरिक्सन स्मारक प्रतिमा। लीफ एरिक्सन मेमोरियल 1929 से 1932, रेकजाविक, आइसलैंड। यह प्रतिमा हॉलग्रिमस्किर्का के सामने है। इस प्रतिमा की एक प्रति न्यूपोर्ट न्यूज, वर्जीनिया, यूएसए में है। 84. लीफ एरिक्सन मेमोरियल 1929 से 1932, रेकजाविक, आइसलैंड। यह प्रतिमा हॉलग्रिमस्किर्का के सामने है। इस प्रतिमा की एक प्रति न्यूपोर्ट न्यूज, वर्जीनिया, यूएसए में है। 84. जॉन के डेनियल्स द्वारा लीफ एरिक्सन 1948-49, मिनेसोटा स्टेट कैपिटल के पास। जॉन के डेनियल द्वारा लीफ एरिक्सन 1948-49, मिनेसोटा स्टेट कैपिटल के पास। लीफ की सबसे पुरानी सार्वजनिक प्रतिमा 1887 में बोस्टन में स्थापित की गई। लीफ की सबसे पुरानी सार्वजनिक प्रतिमा 1887 में बोस्टन में स्थापित की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका से एक लीफ एरिक्सन प्रूफ डॉलर, जिसे 2000 में हाला गया था। इस पर लिखा है, नई दुनिया का संस्थापक। संयुक्त राज्य अमेरिका से एक लीफ एरिक्सन प्रूफ डॉलर, जिसे 2000 में हाला गया था। इस पर लिखा है, नई दुनिया का संस्थापक। कथा में लीफ एरिक्सन नामक पात्र विनलैंड गाथाओं के इस जापानी मंगा रूपांतरण में शामिल है। लीफ 1928 की फिल्म द वाइकिंग में मुख्य किरदार है। 85. बच्चों के साहित्य में लीफ द लकी, इंग्री और एडगर पेरिन डीलेयर द्वारा लिखित और सचित्र। डबलडे एंड कंपनी, इंक द्वारा प्रकाशित, 1941। 86. लीफ मकोतो युकिमुरा के मंगा विनलैंड सागा में मुख्य पात्रों में से एक है। 87. लीफ किशोर ऐतिहासिक उपन्यास विनलैंड द गुड का मुख्य पात्र है। लेखक हेनरी ट्रीस है और इसे विलियम स्टॉब्स ने चित्रित किया है। यह मुख्य रूप से ग्रीनलैंड गाथा पर आधारित वाइकिंग युग के अन्वेषणों का विवरण है। 88. एन ओल्ड कैप्टिविटी एक उपन्यास है जिसमें लीफ एरिक्सन नामक एक चरित्र के साथ एक स्वप्न क्रम शामिल है। विशेष रूप से इसमें हवाई सर्वेक्षण का उपयोग करके ऐतिहासिक वाइकिंग बस्तियों को उजागर करने का प्रयास भी शामिल है। इसे नेविल शूट ने लिखा था और 1940 में प्रकाशित किया गया था। 89. लीफ नेटफ्लिक्स की ऐतिहासिक ड्रामा सीरीज वाइकिंग्स वल्लाह में सैम कॉलेट द्वारा निभाया गया एक मुख्य किरदार है। 90. यह सभी देखे। लीफ एरिक्सन पुरस्कार। लीफ एरिक्सन मिलेनियम स्मारक सिक्के। अलोंसो सांचेज, एक स्पेनिश नाविक जो कथित तौर पर कोलंबस से पहले अमेरिका गया था। सेंट ब्रेंडन, एक प्रसिद्ध आयरिश नाविक। जीन कजिन, एक फ्रांसीसी नाविक जिनका दावा भी ऐसा ही है। कुन्यू वांगुओ क्वांटू, 1602 चीनी विश्व मानचित्र जिसे कथित तौर पर 1430 के चीनी डेटा के साथ लिपिबद्ध किया गया है। टिप्पणियां। संयुक्त राज्य अमेरिका में विभिन्न तरीकों से संरक्षक नाम का अंग्रेजीकरण किया गया है। एक स्रोत के अनुसार लीफ एरिक्सन पूर्वी तट पर सबसे आम प्रस्तुतिकरण है, जबकि लीफ एरिक्सन पश्चिमी तट पर सबसे आम प्रस्तुतिकरण है। 2. एरिक्सन कई अन्य लोगों द्वारा व्यापक रूप से इस्तेमाल और मान्यता प्राप्त वर्तनी है। 3, 4, 5, 6 पुराना नॉर्स, लीफर एरिक्सन, एलाइविजेर IRIKSSON, आइसलैंडिक, लीफुर एरिक्सन, LEIVR EIRIKSSN, नॉर्वेजियन, लीव एरिक्सन, स्वीडिश, लीफ एरिक्सन, डेनिश, लीफ एरिक्सन। एडम ने अपने गेस्टा की पुस्तक 4 के अध्याय 39 में विनलैंड का उल्लेख किया है। इसके अलावा उन्होंने, यानी स्वेन एस्ट्रिडसन, डेनमार्क के राजा,
शासनकाल 1047 से 1076। इस महासागर में एक और द्वीप का नाम रखा, जिसे कई लोगों ने खोजा, जिसे विनलैंड कहा जाता है, क्योंकि वहां बेलें जंगली रूप से उगती है, जिससे सबसे अच्छी शराब बनती है। क्योंकि जो फसलें नहीं बोई जाती है, वे वहां बहुतायत में होती है। हम काल्पनिक राय से नहीं बल्कि डेन्स के सच्चे विवरण से सीखते हैं। एडम वॉन ब्रेमेन, 1917। श्मीडलर, बर्नहार्ड, संपादक। हैम्बर्गिशे किर्चेनगेस्चीच्टे, हैम्बर्ग का चर्च इतिहास, लैटिन और जर्मन में। हनोवर और लीपचिग, जर्मनी, एनशे। पीपी। फ्राइडिस एरिक्सडॉटर, जन्म सी. 965। एक आइसलैंडिक महिला थी जिसे एरिक द रेड, जैसा कि उसके पैतृक नाम में है, की बेटी कहा जाता है, जो उत्तरी अमेरिका के नॉर्स अन्वेषण में विनलैंड के शुरुआती उपनिवेशवादी के रूप में प्रमुख रूप से सामने आई थी, जबकि उसके भाई लीफ एरिक्सन को इस क्षेत्र के शुरुआती इतिहास में पहले यूरोपीय संपर्क का श्रेय दिया जाता है। फ्राइडिस का उल्लेख करने वाले मध्ययुगीन और प्राथमिक स्रोत दो विनलैंड गाथाएं हैं, ग्रीनलैंडर्स की गाथा और एरिक द रेड की गाथा। दोनों गाथाएं अलग अलग विवरण प्रस्तुत करती है, हालांकि दोनों में फ्राइडिस को एक मजबूत महिला के रूप में चित्रित किया गया है। ग्रीनलैंडर्स की गाथा। मुख्य लेख, ग्रीनलैंडर्स की गाथा। इस अनुभाग में सामान्य संदर्भों की सूची शामिल है, लेकिन इसमें पर्याप्त संगत इनलाइन उद्धरणों का अभाव है। कृपया अधिक सटीक उद्धरण प्रस्तुत करके इस अनुभाग को बेहतर बनाने में सहायता करें। नवंबर 2022। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। ग्रीनलैंडर्स की गाथा, विनलैंड में नॉर्स के साथ घटित घटनाओं का एक कच्चा संस्करण है। विनलैंड में फ्रीडिस के अनुभवों को इस गाथा के अध्याय 8 में बताया गया है, जिसमें उसे लीफ एरिक्सन की सगी बहन के रूप में वर्णित किया गया है। 2. यह फ्रीडिस के बारे में हमारे पास सबसे प्रसिद्ध विवरण है। लीफ एरिक्सन, थोरवाल्ड्र एरिक्सन और थोरफिनर कालसेफ्नी के नेतृत्व में विनलैंड के अभियानों की सफलता के बाद फ्रीडिस विनलैंड यात्रा से जुड़ी प्रतिष्ठा और धन चाहती थी। उसने 2 आइसलैंडिक पुरुषों, हेल्गी और फिनबोगी के साथ एक सौदा किया कि उन्हें एक साथ विनलैंड जाना चाहिए और सभी लाभों को आधा-आधा साझा करना चाहिए। फ्रीडिस ने अपने भाई लीफ एरिक्सन से विनलैंड में उनके द्वारा बनाए गए घरों और अस्तबल का उपयोग करने की अनुमति मांगी। वह सहमत हुए कि वे सभी घरों का उपयोग कर सकते हैं। हेल्गी और फिनबोगी सहमत हुए कि वे फ्रीडिस के समान ही संख्या में पुरुषों और आपूर्ति लाएंगे, लेकिन फ्रीडिस ने अपने जहाज में अधिक पुरुषों की तस्करी की। हेल्गी और फिनबोगी ने जल्दी पहुंचकर घरों में शरण ली। यह फ्राइडिस और भाइयों के बीच कई मतभेदों में से पहला था। विनलैंड में दोनों समूहों के बीच तनाव था। हेल्गी और फिनबोगी ने फ्रेडिस और उसके दल से अलग एक बस्ती बसा ली। फ्रेडिस अंततः भाइयों की झोपड़ी में गया और पूछा कि वे कैसे हैं। ठीक है, भाइयों ने जवाब दिया, लेकिन हमें यह दुर्भावना पसंद नहीं है जो हमारे बीच पैदा हुई है। दोनों पक्षों ने शांति स्थापित की। जब वह अपने पति के पास लौटी, तो फ्रेडिस ने दावा किया कि हेल्गी और फिनबोगी ने उसे पीटा था और उसे कायर कहते हुए मांग की कि वह उसकी ओर से बदला ले, अन्यथा वह उसे तलाक दे देगी। उसने अपने आदमियों को इकट्ठा किया और हेल्गी और फिनबोगी के साथ साथ उनके शिविर में मौजूद पुरुषों को भी तब मार डाला जब वे सो रहे थे। जब उन्होंने शिविर में मौजूद 5 महिलाओं को मारने से इनकार कर दिया, तो फ्रेडिस ने खुद एक कुल्हाड़ी उठाई और उनका कत्लेआम कर दिया। फ्राइडिस ने अपने विश्वासघात को छिपाने के लिए हत्याओं के बारे में बताने वाले किसी भी व्यक्ति को मौत की धमकी दी। वह 1 साल के प्रवास के बाद ग्रीनलैंड वापस चली गई और अपने भाई लीफ एरिक्सन को बताया कि हेल्गी और फिनबोगी ने विनलैंड में रहने का फैसला किया है। हालांकि हत्याओं की खबर आखिरकार लीफ तक पहुंच गई। उसने फ्राइडिस के अभियान के 3 लोगों को तब तक प्रताड़ित किया जब तक कि उन्होंने पूरी घटना कबूल नहीं कर ली। इन कामों के बारे में बुरा सोचते हुए
लीफ अभी भी मेरी बहन फ्राइडिस के साथ ऐसा नहीं करना चाहता था जिसकी वह हकदार थी। हालांकि उसने टिप्पणी की कि उसने फ्राइडिस के वंशजों को बहुत कम समृद्धि में रहने का पूर्वानुमान लगाया था। गाथा का निष्कर्ष है कि उसके बाद सभी ने उसके वंशजों के बारे में बुरा सोचा। एरिक द रेड की गाथा। मुख्य लेख एरिक द रेड की गाथा। एरिक द रेड की गाथा ग्रीनलैंडर्स की गाथा के बाद लिखी गई थी। उद्धरण वांछित। इस गाथा में फ्रेडिस को एक उल्लेखनीय और मजबूत महिला के रूप में चित्रित किया गया है, जो लीफ एरिक्सन की सौतेली बहन है। वह ऑर्फन के नेतृत्व में विनलैंड के एक अभियान में शामिल हुई, लेकिन गाथा में उसका उल्लेख केवल एक बार किया गया है, जब अभियान पर मूल निवासियों, आइसलैंडिक में स्क्रेलिंगजर के रूप में भी जाना जाता है, द्वारा हमला किया गया था। मूल निवासी युद्ध गोफन या गुलेल से लैस 3-29 ने रात में अभियान के शिविर पर चुपके से हमला किया और योद्धाओं पर गोली चलाई। बहुत से नॉर्समेन घबरा गए, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा हथियार नहीं देखा था। जब लोग अफरातफरी के बीच भाग रहे थे, तो फ्रेडिस, जो 8 महीने की गर्भवती थी, ने उन्हें चेतावनी देते हुए कहा, तुम ऐसे बेकार प्राणियों से क्यों भाग रहे हो? तुम इतने मजबूत आदमी हो, जबकि, जैसा कि मुझे लगता है, तुम उन्हें कई मवेशियों की तरह मार सकते हो। मुझे एक हथियार दो, मैं जानता हूं कि मैं तुम में से किसी से भी बेहतर लड़ सकता हूं। 3:29。 इस बात पर ध्यान न देते हुए, फ्रेडिस ने गिरे हुए थोरब्रांड स्नोरिसन की तलवार उठाई। 3-29 और हमलावर मूल निवासियों से भिल गई। दुश्मनों से घिरी हुई, उसने अपना वस्त्र उतारा और तलवार को अपनी छाती पर मारा। 3-29 इस पर मूल निवासी अपनी नावों में वापस चले गए और भाग गए। ऑर्फिन और अन्य बचे लोगों ने उसके उत्साह की प्रशंसा की। दोस्तों 11 जुलाई 2024 को इसका जो सेक्शन 3 है वो आउट कर दिया जाएगा और पिछले जो 2 सेक्शन हैं उनको मिलाकर 16 एपिसोड हमें देखने को मिले हैं और 8 अभी देखने को मिल जाएंगे और टोटल मिलाकर तकरीबन 24 एपिसोड हो जाएंगे इस सीरीज़ के अंदर। लोगों द्वारा इसकी एक जैसे एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और एपिसोडों के लेंथ की बात की जाए तो पर एपिसोड की मिनिमम लेंथ 44 है और हाईएस्ट लेंथ लगभग 60 मिनट तक है, यानी कि बढ़िया लेंथ में ये एपिसोड हमें देखने को मिलने वाले हैं। आप इसे एक तरह से देख पाओगे बहुत जल्द नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पर। तो इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको बता दी है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।